बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं नाज़रीन यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक तजर्बे के साथ, वो सबक जो हमें हमारी ज़िंदगी सिखाती है। इकरा, अगर कोई सबक हमें ज़िंदगी सिखाए हम उससे ज़्यादा सीखते हैं, और अगर हमें लोग बताए तो कभी कभार कम सीखते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि जो हम पे बीते थे रंज सारे, वो खुद पे बीते तो लोग समझे। आज हम बात करेंगे कनात पसंदी और शुक्र खुदाबंदी की, जिसका इस वक्त ज़िया नज़र आता है। अगर इंसान इस हालात में 20 या 25 हज़ार रुपए कमाए और उसका ताल्लुक मजदूर तबके से हो और उसे 20 या 25 हज़ार ना मिले जिसका हुकूमत ने वादा किया है, तो उसका जो गिला है ना वो बजाए, वो शिकवा बजाए। लेकिन यासिर, जो लोगों की मतलब जिनकी सैलरीज भी अच्छी है, जिनके पास सब कुछ है अल्लाह ताला का दिया, वो फिर अगर अपने उन तमाम चीज़ों पर शुक्रगुजारी ना करें तो फिर तो बहुत हम हमेशा अपने से ऊपर देखकर अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। मैं वो तजर्बा, वो सबक जो मैंने सीखा, जो मुझे सिखाया गया, मैं वो शेयर करता हूँ कि एक बार इकरा गाड़ी पे जाते हुए एक बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े थे, तो रुक के उनसे रास्ता पूछने लगा। तो उन्होंने कहा, जी इधर से आप आगे चले जाएं, आगे से टर्न हो जाएं तो आपकी मंजिल आ जाएगी। उनसे पूछा कि बाबा जी कितनी देर लगेगी? तो वो पंजाबी थे, तो कहते हैं कि बच्चे गड्डी नू कादा पेंडा पेंडा ते मैनू पूछ के जिन्ने मैं पहुंचना। बिल्कुल। अब मैं अंदाज़ा लगाने शुरू हो गया कि पैदल हैं, बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, आवाज़ भी कांप रही है उनकी उम्र के बायस, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आसान दे सवारी है मेरे पास, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप गाड़ी पे हो तो गाड़ी को मुसाफिर का क्या पता, आप जाएंगे तो अभी पहुंच जाएंगे, जिसने पैदल जाना है उससे पूछो कि कितना वक्त लगेगा। उससे ज़्यादा वक्त की जो है ना कदर है, और क्योंकि उसको वक्त ज़्यादा लेगा पैदल चल के उसने अपनी मुसाफिर तय करनी। ऐसा ही है, यानी हम कनात पसंदी और शुक्र खुदाबंदी से दूर हो चुके हैं। हमारा जो ताजिर तबका है, अगर एक महीने वो 1 लाख कमा ले, अगले महीने वो 80 हज़ार कमाए ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने 80 हज़ार मुनाफा कमाया, वो ये कहेगा 20 हज़ार घाटा हो गया। तो लेकिन हम जो है, अगर हमारे पास गाड़ी है, आसाइश है, तो एक आसाइश जो है वो आपकी सहूलत के लिए, जिसे आप आसाइश सहूलत कह सकते हैं, और एक आसाइश नुमाइश के लिए होती है, जिसे आसाइश नुमाइश कह सकते हैं। यानी अगर आप एक छोटी गाड़ी में हैं और आप बड़ी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं तो वो आसाइश नुमाइश है। लेकिन यासिर, इस सबका तो यही है ना कि हमें चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। जितना आपके पास है उसके ऊपर शुक्रगुजारी करें और अपने से नीचे वाले को हमेशा देखना चाहिए। यानी आप गाड़ी पे हैं तो आप बाइक वाले को देखें, बाइक पे हैं तो आप साइकिल वाले को देखें, साइकिल पे हैं तो पैदल चलने वाले को देखें, पैदल हैं तो अपाहज लोगों को देखें। जो माजूर है उनके पास तो ये भी नहीं, पाँव भी नहीं कि वो पाँव से चल सके, वो कितनी मजबूरी में है, तो जो पैदल है वो भी शुक्रगुजारी जो है अल्लाह ताला का हमारे एहसास से हमारा हाथ, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आंखें, हमारी ज़बान, ये वो चीज़ आप चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला की आपके पास हैं, तो आप सबको उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हम भी शुक्र अदा करें, आप भी अपना जो है ना, अपने जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हैं, जो आसाइशें दी हैं, उन सब पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं आज के इसी सबक के साथ कि हम आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र अदा करेंगे। इस वक्त जो मजमूई तौर पे मुल्क की सूरत हाल है, कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो दिन ब दिन कम होने लगा है। रवैये रफ्ता रफ्ता हमने तब्दील किए हैं। जब आप वही बात है कि जब खुद पे बीतती है तो फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी मुश्किल है और कितना मुश्किल गुजारा करना है। तो इंसान रफ्ता रफ्ता फिर ये माइल हुआ और ये सीखने पर मजबूर हुआ कि ये वायरस जो है इससे बचाओ इस तरह ही मुमकिन है कि अगर हम एहतियात करेंगे, SOPs पर अमल दरामद करेंगे, तो रवैयों में तब्दीली की वजह से ये हमें नताइज देखने में आ रहे हैं। तो इसमें मुस्तकिल मुजाजी दिखाना होगी जिसके बिना पर ये जो प्लेटो सूरत हाल है ये इससे भी कम हो सके। फौरी तौर पर अगर सिंध की बात की जाए तो उसको 1 लाख और पंजाब को 50 हज़ार वैक्सीन की डोजेस फराहम कर दी गई हैं, और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये कहना है कि मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यासिर, दूसरी बात ये है कि हम लोग अगर बात करें वैक्सीन की, तो हम लोगों ने कैंपेन भी चलाई और मुल्क भर में कैंपेन चल रही हैं, और लोग जो है वो वैक्सीनेट हो रहे हैं। पहले क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी लोगों को कि जी हम लोगों ने नहीं लगवानी वैक्सीन, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, तो अब इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो अब खत्म होती जा रही है। यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये बताएं, एक खुशाइन बात ये है कि नादिरा की जानिब से एक आपको सहूलत ये दी गई है कि पहले 2 डोजेस के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब आर्जी तौर पर 1 डोज के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं
और इसके साथ साथ अगर आपने निजी फ्लाइट्स के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों का सफ़र करना है तो उसमें भी आपको आसानी हो सकेगी। होटल में अगर स्टे करना है, किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए भी आपको आसानी हो सकेगी। इसी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। चीफ पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर असलम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या अब ज़्यादातर जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए वैक्सीनेशन लग रही है तो क्या वो पाक वैक्सीन लग रही है और क्या रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा आ रहा है इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त पंजाब में डेली बेसिस पर तकरीबन 2,40,000 से 2.5 लाख तक लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और इस वक्त हमारे पास साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइज़र भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो एक सर्टिफाइड ग्रुप के लिए है। एस्ट्राजेनेका भी मौजूद है। और डिफरेंट सेंटर्स में साइनोवैक और साइनोफार्म तकरीबन हर सेंटर में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से एक डिमांड की जाती है कि मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं यानी दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वहाँ पर एस्ट्राजेनेका लग रही है, फाइज़र लग रही है और वही काबिल कबूल है। सऊदी अरब में भी देखा जाए तो उसने भी 2 वैक्सीन इसमें से एस्ट्राजेनेका और फाइज़र को ही छूट दे रखी है। तो पाकिस्तानी हुकूमत आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन लेगी? अभी तो जो फाइज़र और एस्ट्राजेनेका हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, अभी हुकूमत ने वो गाइडलाइन दी है कि जिन लोगों ने बाहर सफ़र करना है, खुसूसन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो भी बाहर जा रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा है कि फाइज़र और एस्ट्राजेनेका उनको टॉप प्रायोरिटी पर लगाई जाए। और मज़ीद फाइज़र और एस्ट्राजेनेका की डोजेज़ भी इंपोर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को जो मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं जॉब के लिए, स्टडी के लिए, तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से बाद शहरों से ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि वैक्सीन की किल्लत हो गई है, वैक्सीन नहीं है, वहाँ पर शहरियों का रश भी देखने में आया, तो इसकी किल्लत को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कब ये वैक्सीन जो है हर सेंटर पर मौजूद होगी ताकि शहरी जाकर आसानी से अपने आप को वैक्सीनेट करवा सके? तकरीबन हर सेंटर पर वैक्सीन मौजूद है। एक दिन के लिए इंटरप्शन हुई, लेकिन उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने वैक्सीन 50,000 के करीब कल पहुंचा दी। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने 1-2 दिनों में जो आर्जी किल्लत है इंशाल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी और किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जब कोरोना वायरस फैल रहा था, अवाम में आगाही कम थी, तो उसकी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। वो तबका जो मुतासर था, वो तबका जो इसके लिए तगोदो कर रहा था, जिस तरह हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे पुलिस एहलकार हैं, उनके शॉट बना के अवाम तक पहुँचाए गए कि हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं आप उस मुश्किल से ना गुजरें, एहतियात करें। तो वैक्सीन के हवाले से वैसी मुनज़्ज़म कैंपेन देखने में नहीं आई। वो इस तरीके से होनी चाहिए थी कि जो वैक्सीन याफ्ता तबका है उसके तासुरात लिए जाते, वो दूसरे अवाम तक पहुँचाए जाते। तो ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन का ना होना आपको हेजिटेंसी का बाइस नहीं लगता? मेरा ख्याल है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन हर लेवल पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बैनर्स की शक्ल में जगह जगह, क्योंकि मैं तो पूरे पंजाब में इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स को, कल भी मैं गुजरांवाला गया हुआ था, गुजरात गया हुआ था वैक्सीनेशन सेंटर का सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पर कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है। तो बाकायदा प्रॉपर बैनर्स वगैरह लगे हुए थे लोगों को मोटिवेशन के लिए। और जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन मीडिया पर आके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी बयानात लेके दिए गए हैं। वैसे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिस तरह हमने SOP पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंपेन की, तो इसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन हमें ज़रूर चलानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि केसेस में अब कमी तो होती जा रही है, SOPs पर भी अमल दरामद करना है, लेकिन मज़ीद हमें या आवाम को या जो बाकी हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमत को किस तरह से इक़दाम करने चाहिए कि केसेस मज़ीद कम हो और हमारी जो लाइफ है वो रूटीन पर आ सके? देखिए, मैं आपको यहाँ पर जैसा आप शुरू में आपने फरमाया, आपके साथी ने भी, कि हमने जो इस वक्त कोरोना कंट्रोल किया है वो बेशक हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो SOPs पर अमल हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, जो लिमिटेशन हुई हैं, वीकेंड पर मार्केट बंद होना, शाम 6 बजे के बाद बंद होना, बुनियादी रोल कोविड के कंट्रोल में SOPs पर अमल दरामद और ये लॉकडाउन है, इसने रोल प्ले किया है। अभी भी अगर हम
ने कोताही दोबारा शुरू कर दी और आप SOP पर नेग्लिजेंस करने शुरू कर दी, तो यकीन करें ये कोविड कहीं नहीं गया, ये कोविड वापस आ जाएगा। डॉक्टर असद साहब, आप ये देखिए कि अभी तक की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हमने मेंटेन किया, अमवात की तादाद कम हुई, पॉजिटिविटी कम हुई, तो अगर ये मेंटेन करके ही हम चल रहे हैं तो डॉक्टर अताउर रहमान का ये बयान कि चौथी लहर आने का खदशा है, तो खदशा किस बुनियाद के बायस है? यानी क्या कोताही देखने में आ रही है फिर से, या फिर वजह कुछ और है? मैं टोटली एग्री करता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। देखें, हमें सेफ्टी उस वक्त मिलेगी जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। इस वक्त 1 करोड़ से कुछ लाख लोगों को वैक्सीनेट हुई है, वो हार्डली 20% के करीब बनते हैं, उससे भी कम बनते हैं। SOP पर अमल ना किया, लोगों ने शायद समझना शुरू कर दिया कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन कुछ लोगों को लग गई है तो शायद मुल्क सिक्योर हो गया अगेंस्ट कोविड। ऐसी कोई बात नहीं, हम सिक्योर उसी सूरत में हैं अगर लोग उसी तरह SOP पर अमल करते रहे। अगर ये कोताही लोगों ने, जिस तरह मैं अभी आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अभी भी आप देख लें लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिए हैं। आप किसी बस पर, किसी वैगन पर देखें, लोग बगैर मास्क के बैठे हैं। तो ये चीज़ है जो दोबारा हमें 4th वेव की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए अभी हर शख्स को अपने जहन में ये रखना है कि अभी कोविड मौजूद है, कोविड कहीं नहीं गया। इसको आर्जी तौर पर जो इसमें कमी आई है, लेकिन अगर हमने दोबारा कोताही अपनी शो कर दी SOP में, तो ये दोबारा 4th वेव आ सकती है। बिल्कुल, कोताही तो हमें बरतनी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं हमारे हमसाया मुल्क की, इंडिया की, तो वहाँ से जिस तरह से जो वहाँ पे वायरस की अब किस्म में तब्दीली आई है, इंडियन वेरिएंट वायरस जो है, उससे हमने बचने के लिए क्या इकदाम किए कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना न करना पड़े? देखें, इंडियन वेरिएंट वायरस, अल्लाह का शुक्र, अब तक तो पाकिस्तान में कोई नहीं रिपोर्ट हुआ। और बाकी ये जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं बाय एयर, और उनके सैम्पलिंग हो रही है, और उन सैंपल्स को बड़ा माइन्यूटली उस पर उसकी टाइप ऑफ वायरस को देखा जा रहा है कि कौन सा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो क्लोज ऑब्जर्वेशन और क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैवलर्स है, उस पर बड़ी नज़र रखी हुई है गवर्नमेंट ने सारे एयरपोर्ट पर, बॉर्डर पर। तो उसी की वजह से अभी तक हम इस इंडियन स्ट्रेन से बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इससे बचे रहें, दुआ भी करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी कम है, अमवात की शरह भी कम है। इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि ज़हनी तौर पर आसाब मजबूत हो चुके हैं लोगों के, दूसरों से सबक हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इसका हमला कमज़ोर हो चुका है। हमें SOPs पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए, हमें वैसी ही एहतियात बरतनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम महफूज रह सकें और अपना मुस्तकबिल भी महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जो 2-3 दिन से एक ही मौजूए बहस बना हुआ है हमारी न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि हम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवान के इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं, उनका रवैया जो है वो हमें खून के आंसू रोने पर मजबूर, और वो बदल भी नहीं रहा है। एक तो वो ना कि बदल जाए। तीसरा दिन है, और अगर बात की जाए कौमी असम्बली इजलास की, तो जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकल चुका है। बजट इजलास की कार्रवाई 30 रोज़ भी आगे नहीं बढ़ सकी। पहले तो किताबें हमने देखा कि चल रही थी, बजट की कॉपियाँ एक दूसरे पर फेंकी गई, लेकिन कल तो ये हद हो गई है बुनियादी तौर पर इसके आगाज से देखें कि पहले तो सिर्फ तू तकरार होती थी, एक दूसरे पर लफ्ज़ी नारेबाजी थी, फिर बाद में आपने किताबें चलाई, कल तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची सैनिटाइजर की बोतल दे मारी। बिल्कुल, और बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो तकरीर तीनों दिन ही अपनी मुकम्मल नहीं कर सके, और इजलास की जो कार्रवाई है वो ख़त्म करनी पड़ी है। हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, आप आगाह हैं, आपने इस पे स्टेटमेंट भी दी है। आपका ये कहना है कि जवान अरकान जो थे वो कुछ जज्बाती हो गए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन देखने में आया। दूसरे दिन तो आया, लेकिन तीसरे दिन की सूरत हाल, मुसलसल बजट इजलास हो, तकरीर होती रहे, लेकिन वो तकरीर मुकम्मल ना हो पाए। हम अपनी नस्ल को पैगाम क्या देंगे कि क्या ये फैसला साजी और ये करने वाले हमारे हक में है या मुखालिफ है? देखिए जी, जाहिर है कि पैगाम तो अच्छा नहीं जाता जब इस तरह का माहौल हो, और एक बिल्कुल आप समझिए कि जहाँ पे लोग एक वहाँ पे भेजते हैं कि आप डिबेट करेंगे, आप वहाँ पर चीज़ें बेहतर करेंगे, कवानीन बनाएंगे, और वहाँ पे इस तरह का माहौल हो जाए तो जाहिर है पैगाम अच्छा नहीं जाता। लेकिन अब क्या करें कि अपोजिशन की सियासत क्योंकि बिल्कुल
अब दफन हो चुकी है, उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दुनिया में किस तरह होता है, इवन आप सिंध असम्बली में देखिए कि अपोजिशन ने क्या किया, उन्होंने अपना एक शेडो बजट पेश किया, उन्होंने उसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर तो जो अपोजिशन है उन्होंने ये कह दिया है कि हम बात करेंगे और उसके बाद हम हुकूमत के किसी आदमी को बात भी नहीं करने देंगे। तो उसके नतीजे में एक बिल्कुल माहौल जो है असम्बली का वो बहुत ख़राब हो चुका है और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। असूलन तो सिंपल बात थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि आप एक स्पीच अपोजिशन की तरफ से होगी, फिर उसके बाद एक स्पीच जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी और इस तरह से पूरा हाउस जो है वो चलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से देखा जाए तो वैसे तनकीद तो ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर की जा रही कि भाई हुकूमत ने बजट किया, हुकूमत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था हाउस का ऑर्डर। कैसे हुकूमत ऑर्गेनाइज कर सकती है जब एक दूसरी पार्टी तैयार ही ऑर्गेनाइज करने को। स्पीकर साहब आपके सामने बार बार क्लिप्स चलते हैं जहाँ वो बता रहे हैं बैठ जाएं कर लें, और स्पीकर ने क्या करना है, आप उठा के लोगों को बाहर तो नहीं फेंकना। तो जो इशू है कि जब तक दोनों तरफ से एक माहौल बनाने की एक ख्वाहिश ना हो तो माहौल नहीं बन सकता। लेकिन चौधरी साहब, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए हुकूमत का दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। एक तो वो रियासत जो माँ है उसका इंतज़ाम पर चला रही है, दूसरा कमर ज़मान कायरा साहब ने कल 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, इसे आप आर्जी तौर पे नहीं देख सकते कि किसी एक ने शरारत की और ये सब कुछ हो गया। उनका ये कहना था, एक पॉइंट वो लेकर उठे कि कौमी असम्बली में देखें तो सीटियां बजाई गई हैं हुकूमती अरकान की जानिब से। उनका ये कहना था यही सेम सूरत हाल सिंध असम्बली में भी थी कि वहाँ पे भी सीटियां बजाई गई। तो ये सीटियों वाला कल्चर जो है ये प्लांटेड तो हो सकता है, किसी एक की शरारत नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कल्चर उन लोगों के लिए नया है जिन्होंने अभी से देखना शुरू किया है असम्बली की कार्रवाई। अदरवाइज तो 2012 में इससे बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई थी जब पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान खून से लाते मुक्के चल गए थे, और उससे पहले भी ईवान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। और ये जो सारा मामला है ये बर्दाश्त का है, एक दूसरे को मान के चलने का है, और अपोजिशन को भी यही चाहिए कि वो हुकूमत को मौका दे और हुकूमत को ये चाहिए कि अपोजिशन को मौका दे। चौधरी साहब, अगर आप ये देखें कि आपका ताल्लुक गुज़श्ता जमातों से भी रहा, बड़ी जमातों से रहा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों आए? क्योंकि नज़रिया कुछ और था, तब्दीली का नारा लगाया गया कि हम ट्रेंड सेटर बनेंगे। आप ये कहते हैं माजी में भी होता रहा, लेकिन PTI का जो एक कारकुन है, अगर उसने वोट PTI वालों को इसलिए दिया कि इनका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ होगा, फिर जब वो रवैये माजी वाले देखेगा तो उस पर असर क्या जाएगा? PTI का रवैया तो मुख्तलिफ है, बाकी जमातें वहीं पे। PTI का रवैया मुख्तलिफ है। PTI ने यहाँ पे कोशिश की है एक ऐसी गवर्नेंस की बुनियाद रखने की तवील अरसे के बाद जहाँ में शफाफियत हो, जहाँ पर आवाम का, आम आदमी का जो दुख है वो जो वज़ीर आज़म तक के ऐवानों तक जो है वो महसूस किया जाए और एक नई गवर्नेंस दी जाए। यही PTI का फ़र्क है, बाकी जमातें तो वही हैं ऐवान में, उसमें तब्दीली नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब आए कि जी पहले भी ऐसा होता रहा है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो अब यानी कि हमें ये हम देख सकते हैं यासिर कि चीज़ें जो है वो बदल नहीं रही हैं। लोग तो बदलाव के लिए नई गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था ना। बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर अब मॉडल देखें तो ये कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जो दुनिया में नहीं हुआ पहले। बिल्कुल ऐसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट्स में भी ऐसा होता रहा, बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की पार्लियामेंट्स में भी ऐसे वाकयात हुए जहां पर अपोजिशन लीडर को बाकायदा तौर पे उठा के पटखा गया ज़मीन पे। ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे ये सबक सीखना चाहिए कि हम वो मुल्क बने जिसने पहला मॉडल सेट किया कि कानून ऐसा बनाया बाहमी मुशावरत से कि अखलाकी तौर पे हम दूसरों से बुलंद। हमें अब तब्दीली लेके आनी ही पड़ेगी, लेकिन यह तब्दीली अवाम ही लेके आ सकती है। हमें यहाँ पे लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।